बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो एक हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है FIA के टेस्ट के हवाले से। उसमें जो आज हमारा पहला लेक्चर है वो है इसमें हम एक्ट पढ़ेंगे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट है 2017 का, 2017 का ये एक्ट है। इससे पहले जो एक्ट था वो था फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, जो कि रिपेल हो गया है, जो कि ख़त्म हो गया है। और अभी जो मौजूदा जो एक्ट चल रहा है फेडरल FIA में वो चल रहा है 2017 का। तो मेरी ये कोशिश होगी कि ये जो एक्ट है, ठीक है, इसको मैं आपको समझा सकूं और साथ साथ इसमें जो भी MCQs बनते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूं। तो MCQs के हवाले से एक तो आपने ये देखना है कि ये जो एक्ट है, ठीक है, ये कब पेश हुआ है, ये कब जो है ना इसको अप्रूवल मिली ये, और कौन सा एक्ट जो है ना रिपेल हुआ है और उसके बाद ये एक्ट आई। ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो लाजमी इसमें देखनी है। जिस तरह ये इंट्रोड्यूस हुआ था 22/1/2018 को, ठीक है, तो ये हमारा एक MCQ जो है ना वो बन सकता है, ठीक है। तो ये जो डेट्स हैं वो अपने लाजमी याद करने हैं MCQs के हवाले से, ठीक है। अभी ये एक, ठीक है, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द सेनेट अ बिल, ठीक है, टू रिपेल द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974। अब ये जो है ना ये आपने लाजमी ये जो वो है कि भाई ये जो एक्ट आया है ये इसने किसको रिपेल किया है, किस चीज़ को इसने रिपेल किया है, तो वो आपने इसको लाजमी जो है ना वो देखना है, ठीक है। इसने रिपेल किया था फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 को। ये हमारा एक MCQ जो है ना इधर से लाजमी आ सकता है। तो जब भी कोई बिल बनता है या कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उसका जो है ना वो प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल का मतलब ये है कि ये एक्ट जो है ना वो बना क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, और ये जो है ना किस लिए ज़रूरी है। तो वो जो प्रियम्बल है वो उससे भी लाजमी जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस एक्ट का पर्पस क्या था, ठीक है, इसको क्यों बनाया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, ठीक है। तो वो जो प्रियम्बल है वो ये इधर से शुरू होता है, वेयर एज, ठीक है, ये इसका प्रियम्बल है, ठीक है, ये इधर से शुरू होता है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि भाई इसका पर्पस क्या है और ये क्यों आया है, जबकि हमारे पास पहले भी जो है ना एक FIA एक्ट था 1974 का, ठीक है। और उसमें जो है ना आपने ये जो इसके जो वॉल्यूम वगैरह होते हैं ये भी आपने लाजमी जो है ना वो देखने हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना ये इधर से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। Whereas it is expanded to repeal the Federal Investigation Agency Act 1974। अच्छा, और एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि जो इसके जो नाम है वो अपने लाजमी जो है ना वो देखने हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो है ना फिर स्टूडेंट जो है ना इसको गलत कर देते हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, ठीक है, ये इसका प्रॉपर जो पूरा नाम है वो है 1974, and to enact a new law for the establishment of an independent federal investigation commission for inquiry, investigation, prosecution, and speedy disposal of cases related to matters given in the schedule in a just, transparent, and effective manner, and for matters connected therewith and incidental thereto, ठीक है। अब ये इसका पर्पस बता रहे हैं, इसका ये बता रहे हैं कि भाई ये जो एक्ट आया है, ठीक है, 2017 का, ये क्यों आया है, इसका पर्पस क्या था। तो इसका जो है ना मेनली इन्होंने यही पर्पस बताया कि भाई हम जो है ना इस बिल का या इस एक्ट का जो मेन पर्पस है वो यही है कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, और वो जो है ना इंडिपेंडेंटली काम कर सके और जो केसेस हैं उसकी स्पीडी डिस्पोजल कर सके उसको। जो भी केसेस आते हैं इसमें, और वो केसेस कौन से हैं वो शेड्यूल में जो है ना लास्ट में इनका जो अपना शेड्यूल है, ठीक है, उसमें जो भी केसेस आते हैं, ठीक है, उनकी स्पीडी डिस्पोजल, उनको जो है ना जितना जल्दी हो सके उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसको ख़त्म करना, उस पे फैसले करना, ये इसका जो है ना वो मेन पर्पस है, ठीक है। तो अगर सवाल आ जाए कि भाई FIA का जो एक्ट है, ठीक है, 2017 का, वो क्यों है, तो उसके लिए ये चंद चीज़ें आपने वो नोट करनी है कि
एक तो ये इंडिपेंडेंट एक इदारा हो, ठीक है, और दूसरा स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसका वो है, इसका पर्पस है, ठीक है। अब पहले पहला फिर आते हैं ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी, जो कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें सारे जो है ना इन्होंने वो जो भी आगे जाके हम एक्ट में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसका पहले से जो है ना ये लोग हवाला देते हैं। और ये हर जो भी बिल पेश होता है, जो भी लॉ पास होती है, उसमें पहला हिस्सा होता है वो होता है प्रियम्बल का, और जो चैप्टर 1 होता है, ठीक है, वो होता है इंट्रोडक्टरी, कि भाई ये एक्ट है क्या चीज़, ठीक है, और इसमें जो जो भी चीज़ें आगे आती हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो जो आपका इधर से एमसीक्यूज आ सकता है चैप्टर 1 से, ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ सकता है कि भाई इस एक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो इस एक्ट का नाम है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2017, ठीक है। दूसरा जो सवाल आता है कि भाई ये जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट है, ठीक है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये फेडरल में अप्लाई होता है या पंजाब पे में अप्लाई होता है या केपीके में या कहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये जो सेक्शन 1 है उसका सब सेक्शन 2 जो है ना वो इसके साथ डील करता है कि भाई इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये कोई फेडरल लेवल पे नहीं है ना किसी प्रोविंशियल लेवल पे है, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। और फिर आता है इट शेल कम इन टू फोर्स एट वंस। इससे कोई इस तरह सवाल नहीं आ सकता, लेकिन जो सेक्शन 1 है उससे लाजमी दो सवाल आ सकते हैं, ठीक है। एक ये कि भाई इस एक्ट का नाम क्या है, ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2017, फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट 2017, ठीक है। ये आपका एक एमसीक्यू। दूसरा जो एमसीक्यू इसे आ सकता है वो ये है कि भाई ये एक्सटेंड ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, फेडरल पे अप्लाई होता है, किसी प्रोविंस पे अप्लाई होता है। तो उस पे ये है कि भाई ये पूरे के पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, और जितने भी जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान में, ठीक है, उन सब पे ये अप्लाई होता है। फिर आता है डेफिनेशन का पार्ट सेक्शन 2 का, ठीक है। उसमें जो भी आगे जाके जो है ना इन्होंने फॉर एग्जांपल आगे जाके कोई नाम लिखा है एजेंसी का, तो वो पहले से बता रहे हैं कि भाई एजेंसी अगर आगे आ जाए तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो हमें इधर सब कुछ बताया गया है। डेफिनेशन इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनी। अच्छा, अब पहले बता रहे हैं हमें एजेंसी का कि भाई एजेंसी का क्या मतलब है। तो इसमें आपने दो चीज़ें नोट करनी है। एक तो ये कि सेक्शन 2 के कौन से सब सेक्शन में एजेंसी को बयान किया गया है, ठीक है, वो है ए। और दूसरा ये कि एजेंसी को डिफ़ाइन किया कहाँ किया गया है, इसकी जो डिफिनीशन है या इसका जो मतलब है वो कहाँ पे, तो वो है सेक्शन 11, ठीक है। अब एजेंसी मीन द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 11, ठीक है। अब इसमें आपने दो चीज़ें याद करनी है। एक तो ये कि भाई एजेंसी को कहाँ पे मेंशन किया गया है, या जो डेफिनेशंस है उसमें एजेंसी कहाँ पे आता है, तो वो आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1। एजेंसी का जो मतलब है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है, या एजेंसी जो है ना वो बनती कहाँ पे है, तो वो है सेक्शन 11। और एजेंसी का मतलब क्या है, एजेंसी का मतलब है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। इसका जो जो मेन वो है वो ये है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। फिर सेक्शन 2 सब सेक्शन बी, फिर उसमें डिफ़ाइन किए गए। फिर अगेन इसमें आपने ये दोनों चीज़ें नोट करनी है, ठीक है, एक तो बी और एक सेक्शन 4। चेयरमैन मीन द चेयरमैन ऑफ द कमीशन हैज़ गिवन इन सेक्शन 4, ठीक है। चेयरमैन का क्या मतलब है, चेयरमैन का मतलब है कि कमीशन का जो चेयरमैन जिसको दिया गया है सेक्शन 4 में। ये चीज़ें आपने लाजमी याद करनी है कि एजेंसी कहाँ पे, एजेंसी का मतलब कहाँ कहाँ पे जो है ना दिया गया है, एजेंसी को डिफ़ाइन कहाँ किया गया है, चेयरमैन का क्या मतलब है, और उसको जो है ना कहाँ पे लिखा गया है, सेक्शन 4 में लिखा गया है। ये सारी चीज़ें आपने लाजमी इसमें देखनी है। फिर आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन सी। फिर कमिटी मीन द पार्लियामेंट्री कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6।
कमेटी का क्या मतलब है? कमेटी का मतलब है कि वो कमेटी, वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि कहाँ बनती है? सेक्शन 6 में, ठीक है। Court. Court means the court of a serving district and session judge or additional district and session judge to be nominated by the chief justice for the trial of offences under this act. अब कोर्ट का क्या मतलब है? कोर्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। और उसको नॉमिनेट कौन करेगा? उसको नॉमिनेट करेगा चीफ जस्टिस। कोई भी केस अगर वो जो है ना एफ आई ए के एक्ट के अंदर जो है ना वो आता है, ठीक है, तो उसको कौन सी कोर्ट डील करेगी? उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना वो, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसको डील करेगा। लेकिन हर कोई जो है ना सेशन जज इसको डील नहीं कर सकता। इसको वही जो है ना वो करेगा जिसको चीफ जस्टिस जो है ना वो अपॉइंट करे, ठीक है। चीफ जस्टिस उसकी जो है ना वो देगा, नॉमिनेशन देगा कि हाँ भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट जज है इसने इस केस को डील करना है, जो कि आता है अंडर FIA, ठीक है, अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का क्या मतलब है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट 2017 का, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए कि भाई कोई भी जो है ना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना वो कोई भी FIA के रिलेटेड केस को डील कर सकता है, तो क्या ये दुरुस्त है या गलत? तो ये गलत है, ठीक है। हर कोई डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज जो है ना उसको डील नहीं कर सकता। हो कौन डील करेगा? वही डील करेगा जिसको चीफ जस्टिस नॉमिनेट करे, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन E। Commission means the Federal Investigation Commission constituted under Section 6, under Section 3। कमीशन का क्या मतलब है? कमीशन का मतलब ये है कि भाई फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर Section 3। ये सब हम जो है ना, ये जो सेक्शन 11, 4, 6 वगैरह है, इसको सब हम बाद में जाके इसको हम रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये पहले चार पांच इसकी जो है ना जो डेफिनेशन हैं वो आ गए। इसमें बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपने दो चीज़ें जो है ना वो नोट करनी है। एक ये कि जो डेफिनेशन का जो सब सेक्शन है उनको आपने याद करना है कि कौन से सब सेक्शन में किस चीज़ को बयान किया गया है और वो चीज़ कहाँ पे मेंशन हुई है आगे जाके, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एफ में क्या चीज़ है? एफ में है कोड। कोड मीन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट ऑफ 1898। अब इसमें आपने क्या चीज़ नोट करनी है MCQs के हवाले से? वो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि इस कोड का क्या इस कोड जो भी कोड जो है ना वर्ड मेंशन हुआ है इस एक्ट में, उसका इससे क्या मतलब है? उससे मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898। ये जो 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898, ये आपने लाजमी इन चीज़ों को याद करना है, यही MCQs में आते हैं। फिर आता है डिप्टी चेयरमैन मीन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कमीशन हैज़ गिवन इन Section 4, ठीक है। डायरेक्टर जनरल मीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। डायरेक्टर जनरल का क्या मतलब है? डायरेक्टर जनरल का मतलब है कि एजेंसी का डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी। गवर्नमेंट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ द कमीशन हैज़ गिवन इन Section 4। ये जो सेक्शन डेफिनेशन में बयान की गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। Provincial police means the police constituted by the provincial government under the Police Act। ये जैसे पुलिस एक्ट 1861, ठीक है, ये आपने लाजमी इन चीज़ों को देखना है। और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इज इन फोर्स। रेगुलेशन मीन मेड अंडर दिस रेगुलेशंस मेड अंडर दिस। अब अगर कोई रेगुलेशंस आती हैं इस कोड में, आगे जाके इस एक्ट में अगर कोई रेगुलेशन का वर्ड आता है तो हमारे जहन में तो बहुत सी रेगुलेशंस बनती हैं या बहुत से रूल्स बनते हैं। लेकिन इधर इसका मतलब यह है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इस एक्ट में बने हैं, ठीक है, मेड अंडर दिस एक्ट।
रूल्स मीन रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। ठीक हो गया। शेड्यूल मीन शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट, वो शेड्यूल जो इस एक्ट को दिए गए हैं या इस एक्ट को डील करते हैं, जिनमें वो सारे जो है ना ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है कि भाई ये ऑफेंसेस जो है ना ये एफआईए के अंदर आ सकते हैं। फिर आता है सेक्शन 3 जो है ना, फिर चैप्टर 2 है हमारा सेक्शन, और ये जो है ना शुरू होता है 3 से। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ ये भी नोट करनी है कि आपने चैप्टर वाइज भी इस चीज़ को याद करना है कि भाई चैप्टर 1 जो है ना वो किस चीज़ के बारे में है। तो चैप्टर 1 आपको पता होना चाहिए कि वो डेफिनेशंस के से रिलेटेड है। फिर चैप्टर 2 आता है, फिर चैप्टर 2 आपको याद होना चाहिए कि भाई ये किस चीज़ के हवाले से है। तो ये है द फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन। जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि भाई फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो है ना वो बनती है अंडर सेक्शन 3 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसको गौर से देखना है और आपने इसको याद करना है। Section 3, the Federal Investigation Commission. There shall be constituted a Federal Investigation Commission for the purpose of inquiry, investigation, and prosecution of cases relating to the offences mentioned in the schedule and other offences under this act। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई देयर शेल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अ फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे या कोई एमसीक्यूज आ जाए कि भाई फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन एक्ट क्यों बनाई गई है, तो उसको उसका पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस ये है कि भाई इसका जो मेन काम है वो है इंक्वायरी का, इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, और फिर प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस मेंशन। ठीक है, इसका मेन काम यही है कि भाई जो भी केसेस आते हैं एफ आई ए के कोई भी केस आता है, ठीक है, तो जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन है उसका ये काम है कि उन केसेस की इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, और जो केसेस हैं उनकी प्रोसिक्यूशन करे। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है। ठीक है, अब इसमें आपने ये सेक्शन 3 भी याद करना है कि भाई सेक्शन 3 में फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो कमीशन है वो बनती है। द कमीशन शेल बी एडमिनिस्ट्रेटिवली फाइनेंशियली इन फाइनेंशियल। ठीक है, इसमें सब सेक्शन 2 में ये कहता है कि भाई ये जो कमीशन होगा ये फ्री होगा, इंडिपेंडेंट होगा, किसी इदारे के कोई भी जो है ना कोई भी इदारा इसको जो है ना वो फोर्स नहीं कर सकता, या कोई भी बंदा इसको फोर्स नहीं कर सकता कि आपने ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी। ये जो है ना ये इंडिपेंडेंट होगा फाइनेंशियली, फंक्शनली सब चीज़ों के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सारा जो है ना ये इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस होगा वो भी आपने इसको याद करना है। ये भी अक्सर आ जाता है कि भाई फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन का ऑफिस जो है ना वो कहाँ पे है, तो वो है इस्लामाबाद में। एंड द कमीशन में इस्टेब्लिश रीजनल ऑफिसेज सच अदर प्लेसेस हैज़ इट मे कंसिडर नेसेसरी। और ये जो कमीशन है ये अपने जो रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है, वो भी बना सकती है। जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी होती है उसके सब कैंपस होते हैं दूसरे जो है ना वो सिटीज़ में, इस तरह ये भी कह रहे हैं कि भाई इनका जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में होगा, बाकी ये जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो ये बना सकते हैं। अभी इसकी कंपोजिशन क्या होगी इस कमीशन की, इसमें कितने मेंबर होंगे, इसका जो है ना चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के कैसी होगी, या डिप्टी चेयरमैन, और जो मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, वो सारी जो इसकी कंपोजिशन है वो बताए गए हैं सेक्शन 4 में। ठीक है, द कमीशन शेल कंप्राइज ऑफ द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, एंड नॉट मोर देन 3 मेंबर। ये जो इसके जो कंपोजिशन है ये आपने लाजमी याद करनी है कि भाई इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। तो भाई इसमें एक चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, और मेंबर्स होते हैं जो कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। द चेयरमैन शैल बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, और इज़ रिटायर्ड फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर इन 22 और इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ये जो चेयरमैन है, ठीक है, ये कौन सा बंदा हो सकता है जिसको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ चेयरमैन। ठीक है, क्या कोई जो है ना ऐसा बंदा है जो कि 16वें ग्रेड में है, ठीक है, उसको आप जो है ना उसका चेयरमैन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, उसके लिए क्या क्या शर्तें ज़रूरी हैं, तो उसके लिए पहला शर्त जो है ना वो ये ज़रूरी है कि भाई ऐसा
कि जो FIA का जो चेयरमैन है, ठीक है, वो एक ऐसा बंदा होगा जो कि एलिजिबल हो, ठीक है, जो कि क्वालिफाइड हो कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि या तो वो जो है ना आर्म फोर्सेस जो आर्मी है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा बंदा हो जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हो, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल में वो रिटायर्ड ऑफिसर हो, ठीक है। या फिर ऐसा कोई बंदा जो कि फेडरल गवर्नमेंट काम कर रहा हो और वो जो है ना उसका जो ग्रेड है वो 22 का हो, ठीक है। ये तीन इसके वो हैं क्वालिफिकेशन है कि भाई ये तीन बंदे जो है ना इसको आप जो है ना वो अपॉइंट कर सकते हैं। ये अपने लाजमी इसके जो है ना वो देखने हैं कि भाई कौन कौन से बंदे को आप जो है ना अपॉइंट कर सकते हैं। तो उसमें एक ऐसा बंदा, इसमें तीन चीज़ें आती हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज का क्वालिफाई हो, एक ऐसा बंदा जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो, एक ऐसा बंदा जो कि फेडरल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हो 22 ग्रेड में, ठीक है। फिर आता है इसका सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में कहते हैं द डिप्टी चेयरमैन शेल बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट or a retired officer of the armed forces of Pakistan equivalent to the rank of Major General, as a retired federal government officer in BPS 21 और इक्विवेलेंट। अब चेयरमैन की हमने कंपोजिशन देख ली, उसमें जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल और सुप्रीम कोर्ट का जज और 22वीं ग्रेड, ठीक है। अब डिप्टी चेयरमैन के लिए क्या ज़रूरी है? डिप्टी चेयरमैन के लिए ये ज़रूरी है कि भाई वो जो है ना हाई कोर्ट का जज के लिए अपॉइंट हुआ हो, ठीक है, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ, ठीक है। दूसरा ये कि वो रिटायर्ड आर्म ऑफिसर हो और उसका रैंक क्या हो? मेजर जनरल। और एक और इसके अलावा एक ऐसा बंदा जो कि फेडरल गवर्नमेंट में 21वें ग्रेड में रिटायर हुआ हो, ठीक है। तो ये चेयरमैन जो डिप्टी चेयरमैन है इसके ये तीन जो है ना वो क्वालिफिकेशन ज़रूरी हैं। वन मेंबर शेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग पर्सन हु हैव बीन एट लीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो मेंबर्स हैं, जो इसके कंपोजिशन में हमें बताया गया है कि भाई 3 मेंबर्स से ज़्यादा जो है ना वो नहीं होने चाहिए। उन मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? उसके लिए पहला जो है ना वो ये ज़रूरी है कि भाई उसने जो है ना 15 साल एक्सपीरियंस किया हो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। वन मेंबर शेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग पर्सन हु हैव बीन एट लीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस इन इमिग्रेशन, साइबर लॉज और अदर रिलेटेड फील्ड। एक और दूसरा मेंबर जो है ना वो एक ऐसा बंदा हो जो कि जिसके 15 साल एक्सपीरियंस हो इमिग्रेशन में, जो हमारे साइबर क्राइम के लॉज हैं उसमें, या इसके रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसमें, ठीक है। वन मेंबर शेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम हु हैव बीन एट लीस्ट 15 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इन क्रिमिनल लॉ। अब एक बंदा जो है ना वो भी हो सकता है जिसके जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हो, 15 साल उसकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो ये जो तीन मेंबर्स हैं उनकी ये क्वालिफिकेशन है। The decision of the commission shall be expressed in terms of majority, and in case of equality of votes, the chairman shall have a casting vote. अब ये जो कमीशन है, ठीक है, वो अपना जो है ना वो वोट कास्ट करेंगे। कोई भी अगर केस आता है, ठीक है, उसमें अपना वोट करके भाई ये इसने ये किया है, इसने नहीं किया, उसके बारे में जो है ना वो सारा करेंगे, अपना वोट्स करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर ये वोट्स जो है ना वो इक्वल हैं, ठीक है, तो फिर जो डिसीजन होगा, ठीक है, वो फिर चेयरमैन के पास जो है ना वो शेल हैव कास्टिंग वोट। फिर चेयरमैन जो है ना वो अपना वोट कास्ट करेगा। अब अगर एक साइड पे 3 वोट है, दूसरे साइड पे 3 वोट है, तो चेयरमैन जो है ना वो अपना वोट देगा, तो ऑटोमेटिकली एक मेंबर के 4 वोट्स हो जाएंगे, तो फिर वो इसी तरह डिसाइड होगा। अब मूड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ये आता है सेक्शन 5 में, ठीक है, कि भाई ये जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन वगैरह हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी, ठीक है। The chairman, deputy chairman, and the members shall be nominated by the Prime Minister in consultation with the leader of the opposition in the National Assembly, and their names shall be sent to the Parliamentary Committee for confirmation. जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, या जो दूसरे मेंबर्स हैं, ठीक है, वो नॉमिनेट होंगे। तो उसको कौन नॉमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और किसके साथ? लीडर ऑफ द ओपोजिशन के साथ कंसल्टेशन के बाद, ठीक है, नेशनल असेंबली में, एंड देयर नेम शैल बी सेंट टू द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर कंफर्मेशन, ठीक है।
तो जो सेक्शन 5 है उसमें सब सेक्शन 1 में सिंपली ये बात की गई है कि भाई जो भी चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन या जो मेंबर होंगे, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसी की जाएगी। तो उसमें जो है ना पहले ये ज़रूरी है कि उसको जो है ना प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। और जो है ना जो अपोजिशन लीडर है उसके साथ, नेशनल असम्बली में जो अपोजिशन लीडर है उसके साथ कंसल्टेशन के बाद जो है ना वो फिर ये जो सारे जो नाम्स है, ठीक है, जो जितने भी नॉमिनेट हुए हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी को दी जाएंगी और वो इसको कंफर्म करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी shall confirm the nominations, subsection 2. Parliamentary committee shall confirm the nomination in a meeting to be held within 15 days of the receipt of the nominees. ठीक हो गया, ठीक है, of the nominees by the committee in accordance with such procedure as may be prescribed। ठीक है, अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये विद इन 15 डेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है इधर से कि भाई जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ठीक है, वो जो नॉमिनीज़ हैं, ठीक है, उनको कितने डेज में जो है ना उनकी वो करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे या उनको जो है ना वो डील करेंगे। तो वो जो है ना 15 डेज ऑफ द रिसेप्ट ऑफ द नॉमिनीज बाय द कमेटी इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर हैज़ मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो विद इन 15 डेज जो है ना ये जो नॉमिनीज आते हैं इनको डील करेंगे। Provided that the parliamentary committee may, for reason to be recorded in writing, not confirm the nominees and shall send back the names with reason for not confirming and recommendations, if any, within 15 days of the receipt of the nominations by the committee। इसमें ये कह रहा है, इसका जो प्रोवाइजो है सबसेक्शन 2 का जो प्रोवाइजो है वो यही कह रहा है कि भाई अगर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना ये समझती है, उनके पास कोई रीज़न होता है, तो वो कि भाई हमने जो नॉमिनीज़ हैं उनमें जो है ना किसी को अपॉइंट नहीं करना, तो वो इन राइटिंग जो है ना वो रीज़न बताएंगे कि भाई हमने ये रीज़न जो है ना इन रीज़न की वजह से हम इनको अपॉइंट नहीं कर सकते या हम इनको जो है ना रिकमेंड नहीं कर सकते, और वो ये करेंगे विद इन 15 डेज। Provided further that the nominees shall be deemed to have confirmed by the committee if the committee does not confirm the nominees within a period of 15 days, or when the nominee is sent back to the committee with or without incorporating its recommendation and the committee did not confirm the nominees within 15 days of the receipt of the nominees for the second time, provided further that it shall be deemed to have confirmed by the committee। ठीक है, अब अगर कमेटी जो है ना वो 15 दिन के अंदर अंदर इन ये जो नॉमिनीज़ है इनको जो है ना वो कंफर्म नहीं करती, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि भाई इन्होंने ये कंफर्म किया है। इसमें इसका जो फर्दर जो प्रोवाइज़र है उसमें सिंपली ये बात की गई है कि अगर 15 के जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके पास 15 दिन होते हैं कि भाई आपने इनको अपॉइंट करना है, ठीक है, अगर तो वो नहीं करते 15 दिन के अंदर अंदर, तो ये समझा जाएगा कि भाई ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनको कोई जो है ना शक व शुबा नहीं है और ये जो सारे नॉमिनीज़ हैं ये करेक्ट हैं, तो इनको अपॉइंट किया जाएगा। बेशक वो जो है ना उनको वो ना करे कि भाई हमने इनको हमने अपॉइंट करना है या नहीं करना। अगर वो साइलेंट रहे, अगर वो कुछ भी ना कहे 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, या टाइम जो है ना वो गुजर जाए 15 दिन का, तो वो ये तस्वुर किया जाएगा कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनको रिकमेंड किया है। फिर 5 का सबसेक्शन 3 वो ये कहता है कि भाई आफ्टर कंफर्मेशन बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी आर डीम्ड टू हैव कंफर्म बाय द कमेटी हैज मे बी हैज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 and 2, द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एंड मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। ठीक है, and shall not be eligible for any extension of tenure or for reappointment। वो कह रहा है कि भाई जब पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना वो कंफर्म कर दे उन नॉमिनीज़ को, ठीक है, तो उसको फाइनली वो जो है ना फिर प्राइम मिनिस्टर को ये भेजेंगे अपने जो सारे वो हैं, ठीक है, नॉमिनीज़ वगैरह। पहले प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजता है, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 2, अंडर सबसेक्शन 1। फिर अंडर सबसेक्शन 3 में वो ये कहता है कि भाई फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो दोबारा वो सारे नॉमिनीज़ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे और प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करेगा
और वो जो है ना कितने साल के लिए अपॉइंट करेगा, वो 3 साल के लिए उनको अपॉइंट करेगा, और वो जो है ना एक्सटेंशन के हकदार नहीं होंगे, उनको रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। फिर आता है सबसेक्शन 4। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन शेल कंटिन्यू टू बी इंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एंड प्रिविलेजेस as federal government officer in BPS 22 and BPS 21 as the case may be, and the terms and condition of service of the members shall be determined by the Prime Minister in consultation with the chairman and shall be commensurate with their qualification and experience। अब ये कह रहा है कि भाई इनको सैलरी कौन सी कितनी सैलरी दी जाएगी या क्या क्या प्रिविलेजेस वगैरह दी जाएंगे, तो उनको जो चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है, उनको वही सैलरी और वही प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर 22 ग्रेड के या 21 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है, ठीक है, उनको जितनी भी सैलरी मिलती है, जितनी भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब के सब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मिलेंगे। Subject to this act, the chairman, deputy chairman, and members shall, notwithstanding the expiration of their term, continue to hold office until the successor enter upon their respective officer, provided as such। ठीक है। अब सबसेक्शन 5 में ये कहता है कि भाई ये जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन या मेंबर जो है, इनका जो है ना 3 साल का टेन्योर ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन वो जो है ना कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, वो ऑफिस को जो है ना वो होल्ड करेंगे, ठीक है। कब तक, वो इसका प्रोवाइजो बता रहा है, ठीक है, कि भाई 30 दिन तक वो जो है ना अपना ऑफिस जो है ना वो होल्ड कर सकता है। वो क्यों? वो सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में कि अगर उनका जो सक्सेसर्स हैं, ठीक है, मतलब कि कोई और जो है ना वो मेंबर्स, किसी और मेंबर को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, ठीक है, तो 30 दिन तक ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन वगैरह, वो 30 दिन तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 में वो कहता है कि भाई द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और मेंबर मे रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय सबमिटिंग अंडर हिज हैंड रिजिग्नेशन एड्रेस टू द प्राइम मिनिस्टर। अब अगर कोई चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन वगैरह वो रिजिग्नेशन देना चाह रहा है, ठीक है, तो वो जो है ना प्राइम मिनिस्टर को जो है ना वो अपना रिजिग्नेशन जो है ना वो देंगे। सबसेक्शन 7, द चेयरमैन, ड्यूटी चेयरमैन एंड मेंबर में रिमूव। अब इनको जो है ना वो रिमूव भी किया जा सकता है, ये जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, और वो जो है ना अंडर किस आर्टिकल के तहत जो है ना, या कौन सा जो है ना वो मैनर उसको जो है ना वो करेंगे, तो वो है, ये आपने लाजमी इसको देखना है, इसको याद करना है कि भाई जो चेयरमैन वगैरह हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, और वो जो है ना कौन से आर्टिकल का हवाला दिया है, तो वो है आर्टिकल 209 आर्टिकल जो है ना इस्लामिक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस चीज़ के साथ डील करता है कि भाई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ठीक है, उसके बारे में है कि भाई उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो उसके रिमूव के ये दो तरीके हैं कि दो तीन तरीके हैं कि भाई या तो उसकी मेंटल इनकेपेसिटी है कि वो जो है ना ये काम अब नहीं कर सकता, ठीक है, वो जो है ना मेंटली डिसऑर्डर है, उस वजह से ये अब उसके उसके वो नहीं है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा, मेंटल इनकेपेसिटी है, तो वो उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन वगैरह उन मेंबर्स को भी इसी तरीके से रिमूव किया जाता है। या कोई मिसकंडक्ट का वो केस आ जाता है, कोई करप्शन का केस आ गया, कोई इस तरह और जो है ना मिसकंडक्ट के केसेस आ गए, तो फिर उसको रिमूव किया जा सकता है। इसमें जो मेन चीज़ आपने याद करनी है वो है आर्टिकल 209। Subsection 8, the chairman, deputy chairman, and the members shall not hold any office in the service of Pakistan or any public sector entity before the expiration of 2 years after ceasing to hold their respective offices। इसमें ये चीज़ आपने लाजमी इधर नोट करनी है। ये Subsection 8 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि भाई ये जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, या जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कोई भी पाकिस्तान में ऑफिस जो है ना वो होल्ड नहीं करेंगे, या पब्लिक सेक्टर में कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे जब तक 2 साल के बाद। मतलब एक चेयरमैन है, ठीक है, वो 2017 में रिटायर हो गए, ठीक है, तो वो 2018 2019 तक जो है ना 2019 तक वो जो है ना कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। 2020 में जाके वो कोई भी पाकिस्तान का सर्विसेज ज्वाइन कर सकता है या किसी पब्लिक सेक्टर में वो जॉब कर सकता है। लेकिन
जब वो ऑफिस से वो रिमूव हो जाए, ठीक है, वो ऑफिस से वो जो है ना रिटायर हो जाए, तो उसके 2 साल तक वो कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ये आपने लाजमी देखना है। इसमें ये जो 2 इयर्स का जो रेफरेंस है वो लाजमी सवाल आ सकता है। पार्लियामेंट्री कमेटी, सब सेक्शन 6, सॉरी, पार्लियामेंट्री कमेटी, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना वो अंडर सेक्शन 6 में बनती है, तो वो ये आ गई। द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन सेनेट, ठीक है। नेशनल असेंबली का स्पीकर, कंसल्टेशन विद चेयरमैन of Senate, 6 members from the Treasury bench, 6 members from opposition parties from the Senate and the National Assembly। अब ये कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना वो उसकी कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, या और ये बताते हैं कि भाई उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, और वो जो है ना कंसल्टेशन करेगा, वो जो है ना बातचीत करेगा चेयरमैन सेनेट के साथ। और एंड शैल कंसिस्ट ऑफ 6 members फ्रॉम द ट्रेजरी ब्रांचेज एंड 6 members फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज इन इक्वल नंबर फ्रॉम द सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि भाई ये इसमें 6 जो है ना वो मेंबर्स होंगे ट्रेजरी बेंचेस से, 6 मेंबर जो है ना अपोजिशन मेंबर से होंगे, इन इक्वल नंबर फ्रॉम सेनेट एंड द नेशनल असेंबली। मतलब 3 जो है ना उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ के 3 मेंबर नेशनल असेंबली के, और 3 जो है ना सेनेट के। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी होगी। द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल make its own rules of procedure including the manner of election of its chairman। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो अपने ही रूल बना सकते हैं कि किस तरह जो है ना वो चेयरमैन का इलेक्शन वगैरह उसमें होंगे। द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द मेजॉरिटी एंड इन केस ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी शैल हैव, वो जब भी जो है ना वो चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, तो वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इक्वल वोट्स करेंगे। ठीक है, अब अगर वो वोट इक्वल आ जाए, ठीक है, 6-6 आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर जो चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी का होगा वो एक वोट कास्ट करेगा, और फिर वही बंदा जो है ना वो चेयरमैन होगा। सेक्शन 7, डिप्टी चेयरमैन एंड मेंबर्स। अब ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन्होंने इधर बताया कि भाई चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो है ना वो पार्लियामेंट्री कमेटी। अब डिप्टी चेयरमैन और मेंबर्स की जो है ना वो उसमें क्या वो होगा, तो उसमें ये कहता है कि भाई द डिप्टी चेयरमैन एंड मेंबर्स shall assist the chairman in discharge of his duties and performance of his function and perform such function as the chairman may by order in writing direct। ठीक है, सेक्शन 7 में ये कहता है कि जो डिप्टी चेयरमैन और मेंबर्स हैं वो जो है ना असिस्ट करेंगे चेयरमैन को कि भाई वो अपनी ड्यूटी और अपने जो परफॉर्मेंस वगैरह हैं, ठीक है, वो उनके बारे में उनको असिस्ट करेगा कि वो ये करे, और वो तमाम काम करेंगे। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन और मेंबर्स वो तमाम काम करेंगे जो कि चेयरमैन उनको जो है ना बाय ऑर्डर इन राइटिंग उनको डायरेक्ट करता है। ठीक है, जो भी चेयरमैन अगर कोई काम करना चाह रहा है डिप्टी चेयरमैन या मेंबर से, तो चेयरमैन के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो है ना इन राइटिंग जो है ना इन दोनों जो मेंबर्स हैं और डिप्टी चेयरमैन है उनको डायरेक्ट कर सके। फिर आता है हमारा एक्टिंग चेयरमैन। सेक्शन 8, एक्टिव चेयरमैन में सिंपली ये बात की गई है कि भाई अगर जो चेयरमैन है, ठीक है, वो कोई अपनी ड्यूटीज़ वगैरह वो नहीं कर सकता, ठीक है, अपना काम वगैरह किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं कर सकता, तो एक एक्टिंग चेयरमैन होगा, और वो एक्टिंग चेयरमैन कौन होगा, वो होगा डिप्टी चेयरमैन। ये आपने लाजमी इस चीज़ को याद करना है कि भाई अगर इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन हु विल बी द डिप्टी चेयरमैन, तो उसके लिए आपने इस चीज़ को याद करना है कि भाई द डिप्टी चेयरमैन शैल एक्ट हैज़ द चेयरमैन। ठीक है, तो जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days। ये भी आपने लाजमी इधर नोट करने वाली बात है कि भाई जो डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है, वो कितने कितने टर्म्स तक
जो है ना वो चेयरमैन रह सकता है, तो वो जो है ना 30 days तक रह सकता है, उससे आगे नहीं रह सकता है। इन केस the deputy chairman is also absent or unable to perform the functions of the office, a member of the commission duly authorized by the chairman shall act। अब अगर चेयरमैन भी नहीं है और डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है ना एक्टिंग चेयरमैन कौन होगा, तो फिर वो होगा एक मेंबर। जो 3 मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर जो है ना वो उसको चेयरमैन ऑथोराइज करेगा कि भाई मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी एब्सेंस में जो है ना आपने एज अ चेयरमैन काम करना है। और उसके लिए भी यही है कि वो जो है ना 30 days से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। सेक्शन 9, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ and officers of the commission। The member of the staff and officer of the chairman shall be appointed by the commission and shall be entitled to such salaries, allowance and other terms and conditions of service as may be prescribed by regulations। ठीक है, सेक्शन 9 फिर किस चीज़ के साथ डील करता है? सेक्शन 9 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन, कि भाई जो भी मेंबर्स हैं या जो दूसरा स्टाफ वगैरह है उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह कैसी होगी, तो उसकी अपॉइंटमेंट जो है ना वो होगी by the commission। The members of the staff and officers of the commission shall be appointed by the commission। उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको ये कमीशन अपॉइंट करेगी। कौन सी कमीशन? ये जो चेयरमैन वगैरह हैं। और उनको सैलरीज जो है ना वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होगी जो कि इस एक्ट में है, कोई फिक्स नहीं है। और वो जो रेगुलेशन वगैरह है उसमें सैलरीज वगैरह के बारे में सब कुछ बता देते हैं। सेक्शन 10, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल consolidated fund, the remuneration payable to the chairman, deputy chairman, members and other staff and officers of the chairman commission and all administrative expenses and other expenditure relating to the commission shall be expenditure charge upon the federal consolidated fund with the meaning of article 81 of the constitution of पाकिस्तान। ठीक है, ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई जो एक्सपेंडिचर हैं, सैलरीज वगैरह हैं, ठीक है, वो जो चेयरमैन है या जो बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको जो है ना वो कहाँ से मिलेगी? ठीक है, उनको फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड, ये मतलब फेडरल गवर्नमेंट उनको जो है ना प्रोवाइड करेगी। सब सारी जो इनकी रेमोनरेशन वगैरह हैं वो सारी फेडरल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट इनको जो है ना वो देगी। और किस आर्टिकल के तहत? विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये आज जो हमारा पहला लेक्चर है वो जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 था, ठीक है, उसके रिलेटेड है और प्रियम्बल के रिलेटेड है। और इसमें साथ साथ मैंने आपको जितने भी इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं इन्हीं दो चैप्टर से और प्रियम्बल से, ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताए हैं। तो वो आपने लाजमी चेक करने हैं। और बाकी जब ये हमारा एक्ट ख़त्म हो जाए, जब हम इसको पूरा पढ़ लें, तो उसके बाद जो है ना एक टेस्ट होगा जिसमें मैं एमसीक्यूज़ वगैरह बनाऊंगा। तो और इसी एक्ट से बनाऊंगा, तकरीबन 50 या जितने भी होंगे, तो फिर वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और उसको जो है ना फिर साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो इसी के हवाले से था, ये चैप्टर 1 2 के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई होगी। और अगर समझ आई है और लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है तो काइंडली ये जो वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।